यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 ये है क्वेश्चन पेपर साइंस का मिड टर्म एग्जाम जो रिसेंटली हुआ है। तो बच्चों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हम करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन? The pH of a soil collected from two gardens A and B was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic? Justify your answer. State with reason what would happen to the plant growth in garden B. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देना है कि टर्म pH क्या है। तो टर्म pH एक्चुअली में pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पीएच बेसिकली एक स्केल होता है। क्या होता है? पीएच इज ए स्केल मेजरिंग बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा बेस क्या है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है। तो इसके लिए पीएच स्केल होता है जो कि कहाँ होता है? 0 से लेके 14 तक, इस रेंज में। ज़्यादातर सॉल्यूशन इसी रेंज में आते हैं। अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है द पीएच ऑफ सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम टू गार्डन्स ए एंड बी। तो ए गार्डन की जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.1। और बी गार्डन की सॉइल है जो उसका पीएच है कितना? 5.3। तो यहाँ पर पूछ रहा है द सॉइल ऑफ विच गार्डन इज मोर एसिडिक। तो क्योंकि यहाँ पर 6.1 क्या है? ग्रेटर देन 5.3। तो इसका मतलब बी गार्डन जो होगा उसकी सॉइल क्या होगी? एसिडिक होगी। तो ये वाली सॉइल क्या होगी? एसिडिक। जस्टिफाई योर आंसर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर, इसलिए ये क्या है? एसिडिक है। स्टेट विद रीजन व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी। तो गार्डन बी में जो प्लांट की ग्रोथ हो किस प्रकार से होगा? तो गार्डन बी को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल टू प्लांट ग्रोथ। इफ द सॉइल इज मोर एसिडिक तो इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। मैनी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड फिक्स नाइट्रोजन आर लेस एक्टिव और डाई ऑफ इन एसिडिक कंडीशन। तो क्या होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होंगे? वो किल हो जाएंगे। तो ये इफ़ेक्ट करेगा एनवायरनमेंट की साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल क्या होगी? नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बनेंगे नहीं तो सॉइल क्या होगी? इनफर्टाइल हो जाएगी या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी एसिडिक होने की वजह से। दिस कैन रिड्यूस द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। और जब ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी, उसको प्लांट की ग्रोथ सफ़र करेगी। एज सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक, एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कुछ एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम जैसे मैग्नीज बिकम मोर सॉल्युबल, ये क्या होंगे? सॉइल में सॉल्युबल हो जाएंगे। और टॉक्सिक लेवल क्या हो जाएगा? प्लांट्स में बढ़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी कैन इनहिबिट रूट ग्रोथ, जो रूट की ग्रोथ को रोक देगी एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ने से। मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होगी? रूट्स की कम हो जाएगी। तो ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? सफ़र करेगी इसमें सॉइल की एसिडिक होने की वजह से। अब है अगला क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन नंबर 28। शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए का सॉल्यूशन होगा
तो MgCl2 इसका हमें बनाना है क्या, तो इसमें क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो +2 आयन बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एटम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटम हैं यहाँ पे, दोनों एटम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, तो क्या बनेगा, क्लोरीन का आयन बनेगा। तो ये हो गया। अब क्या है, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये निगेटिव आयन बन गया, दे विल स्टक टुगेदर एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा इन दोनों के बनने से, यानी आपको ऐसे लिख देना है Mg+2+2Cl। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग बैलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये क्या है, ये है ल्यूलाई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसी, तो क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज़ में सेंड करता है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, आरबीसी। सी है पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। तो ये क्या है, नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, जो क्या है डस्ट पार्टिकल्स हो गया और बाहरी जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, म्यूकस की वजह से जो है वो बाल में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और वो फिल्टर करके अंदर एयर जाती है। तो ये क्या है, इस पार्ट का नाम नसल कैविटी, नसल कैविटी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जांपल। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है एक्चुअली में, तो आपको इसका आंसर ऐसे दे देना, रिफ्लेक्स आर्क अलाउ फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस थॉट, प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जैसे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये रोल है रिफ्लेक्स आर्क का। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे के बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे फिंगर हॉट वाटर में लग जाती है या हॉट वाटर को हम टच करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स कौन से हैं, हीट और पेन वाले। तो ये हीट और पेन वाले रिसेप्टर्स मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको साइनेप्स करते हैं ये मैसेज, और साइनेप्स करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स में ये मैसेज जाता है और ये मैसेज कहाँ चले गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, रिले न्यूरॉन्स होता है। तो रिले न्यूरॉन्स में ये क्या है, फिर साइनेप्स होता है, यानी मैसेज साइनेप्स हो गया सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स, और रिले न्यूरॉन से फिर यहाँ कहाँ वो चले जाएगा, मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से जो है उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे क्या होगा, यहाँ मसल्स में मैसेज देगा, मसल्स में जो न्यूरॉन होगा उसको मैसेज देगा और फिर क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मसल मतलब कि हाथ आपका अचानक उड़ जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि ये आर्क बन रहा है इस टाइप का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको स्टेप वाइज ऐसे समझना है कि सबसे पहले मैसेज किस में जाता है, रिसेप्टर में, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या है, इंटीग्रेशन सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जाएगा,
और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो रिले न्यूरॉन्स है उसके ज़रिए मोटर न्यूरॉन को मैसेज जाएगा और वापस उसी जगह में जहाँ पे सफरिंग हो रही है तो वहाँ जाएगा मैसेज, और उसके बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इफेक्टर। तो इस प्रकार से दिखा देना आपको एग्जाम्पल इसका। क्वेश्चन नंबर 31, लिस्ट द 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा 3 करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो क्या क्या होती हैं, इसका आंसर होगा, एक तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, मीनिंग इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। The image appears to behind the mirror at the same distance as the object in front of it. दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी जब बायां हाथ देखते हो आप प्लेन मिरर में तो वहाँ क्या दिखेगा इमेज में, राइट, और राइट का लेफ्ट दिखेगा, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रेज योर राइट हैंड द इमेज इन द मिरर विल अपियर टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड। तीसरा है सेम साइज बनती है और अपराइट होती है। तो अपराइट का मतलब इरेक्टेड इमेज होती है। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज अपराइट। तो अपसाइड डाउन नहीं होती, जैसे कि किस में होती है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में होती है। द इमेज अपीयर्स आइडेंटिकल इन हाइट एंड विड्थ टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये 3 करेक्टरिस्टिक बता देनी है। अगला है क्वेश्चन, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, लॉज क्या है, पहला लॉज है इसका कि जैसे ये प्लेन है, यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो हमें सबसे पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और क्या है, इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, all these lie on the same plane, all these lies on the same plane। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, ये अगर इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल, एन यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये क्या है, दूसरा वाला, इसको आई डेस्क मान लेते हैं, इसको आर डेस्क। तो होता क्या है, वैसे आर डेस्क क्या है, इमरजेंट एंगल बोलते हैं इसको। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरा रूल है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या ये, स्नेल्स लॉ। तो इंसिडेंट एंगल की साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन क्या होती है, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो इसका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क। बोलने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क। आई क्या है, आई डेस्क यहाँ पे है, ये आर डेस्क है। तो ये जो है रेशियो इक्वल होता है, यही सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। अब है बी, राइट वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे आप, बी में, कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो आपको पैरेलल दिखा देनी है,
जो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी, और दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी यहाँ से। तो इमेज कैसे बन रही है यहाँ पे, इनवर्टेड बन रही है। तो आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, कॉन्वेक्स में इनवर्टेड रियल, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, और थोड़ा इनलार्ज होगी, तो ये दिखा देना है। अब है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में क्या होगा, कॉन्केव मिरर में मान ले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रेज तो आपको दिखा देनी है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसी, दूसरी क्या है, ये पैरेलल जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इधर से डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज होती हुई रेज को बैक में मिलाएंगे तो क्या है, यहाँ पर, तो अब दोनों रेज कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर, तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी, और क्या होगा, ये होगी वर्चुअल, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज नहीं मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज होगी, इमेज वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी, और इरेक्टेड होगी, इरेक्टेड इमेज, तो ये दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 32, सोनू नीड्स ए लेंस ऑफ पावर 2.5D फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो ये सफ़र कर रहा है किससे, क्योंकि पावर क्या है, पावर इक्वल टू 2.5D दे रखा है, जो क्या है, प्लस में है। तो इसका मतलब इस तरीके का जो लेंस है वो क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो है ये किससे सफ़र कर रहा है वो दिखाना मैं। तो ये सफ़र कर रहा है, ये वैसे लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। तो कॉन्वेक्स लेंस की आपको याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा, ये पॉजिटिव में होता है, क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट। तो इसलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरी चीज़, इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है वो पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए ए में व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाएगा, ये हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो नज़दीक की चीज़ों का फोकल जो है इमेज फॉर्मेशन रेटिना से बियॉन्ड बनता है, इसलिए नहीं दिखाई देता। बी है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पी एफ इक्वल टू 1/p या p इक्वल टू 1/f जो भी है। तो यहाँ पर 1/2.5, अब डायोप्टर है तो किस में निकलेगा, 2.5 फोकल लेंथ निकलेगी, जो भी मीटर में, डेसिमल हटा देते हैं। अब 0.4 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, तो नेचर है क्या है इसकी, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो नेचर हो गई कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस है ये। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया, हाउ कैन दीज बोथ बी करेक्टेड। तो कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया में आपको डिफरेंस देना है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो प्रेसबियोपिया क्या होता है, दिस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी नज़दीक के भी नहीं दिखाई देते और दूर के भी नहीं दिखाई देते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जैसे जैसे एज होती है, सिलियरी मसल्स जो होती हैं क्रिस्टाइन लेंस की क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इलास्टिसिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। तो फोकल लेंथ ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो इसलिए दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती। तो इसको प्रेसबियोपिया कहते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है,
It occurs when the clear lens of the eye becomes cloudy due to protein buildup that becomes opaque, leading to the blurred or dimmed vision. तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बिल्डअप होने की होता ओपेक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिस वजह से इंसान को दिखाई नहीं देता और इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब करेक्शन ऑफ प्रेसबियोपिया क्या है, इसमें लेंस से ठीक हो सकता है, लेंस से ट्रीट किया जाता है। इसके लिए बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, यानी कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। तो ऊपर वाले पार्ट में दूर को देखने के लिए क्या होगा, अपर पोर्शन कॉन्केव लेंस का होता है दूर को देखने के लिए, और नज़दीक का देखने के लिए जो लेंस का निचला पार्ट है वो कॉन्वेक्स का होता है, नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट में क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग दिस ओपेक मेम्ब्रेन। दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बट कैन हैपन इन यंगर पीपल एज वेल एज। तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।